गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ वो 1962 में भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था तब की है। 20 दिन हो गए थे युद्ध को चलते चलते। 18,000 फीट की हाइट पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना का बॉर्डर है, भारत और चाइना के बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। वहां पर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए चुशुल सेक्टर में मैदान के अंदर एक कमांडिंग ऑफिसर अपने जवानों को संबोधित कर रहा है। ये कमांडिंग ऑफिसर है एचएस ढींगरा और वो अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें संबोधित कर रहे हैं। दिन है 11 नवंबर और सुबह कोई करीब 10 साढ़े 10 का वक्त है। वो कहते हैं अपने जवानों से कि वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान देने का अवसर प्राप्त होता है। इस बार ये मौका हम लोगों को मिला है। चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है और धीरे धीरे वो हमारी जमीन पर कब्जा करते हुए अंदर की ओर बढ़ रहा है। हमें उसे रोकना है हर हालत में। हम उसे चुशुल नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर का संबोधन खत्म होता है, जवान जोर से ताली बजाते हैं और जय हिंद के नारे लगाते हैं। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। ये लड़ाई लड़ी गई थी 1962 में। हम ये तो बहुत सुनते हैं कि हम हार गए थे, चाइना से हार गए थे, लेकिन क्यों हारे थे इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। हम हारे अपनी सेना या सैनिकों के वीरता में किसी कमी के होने की वजह से नहीं थे। हम अब हारे थे अपने राजनेताओं की गलत डिसीजंस की वजह से। 1962 से पहले जो युद्ध हमने लड़ा था वो था 1945 में, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और तब भारतीय सैनिकों को वहां भेजा गया था लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तब से लेकर 1962 तक हमारी सेना का कोई विस्तार नहीं किया गया था, कोई विस्तार नहीं हुआ था। एक भी सैनिक की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। दूसरा, हथियार हमारे सैनिकों के पास वही थे जो उन्होंने 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किए थे। तो आप समझ सकते हैं कितने पुराने हथियार थे हमारे सैनिकों के पास। ना उनके पास कोई राशन था भरपेट और कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं थी। बर्फ पड़ रही थी, -45 डिग्री का टेम्परेचर था और बर्फ में पहनने वाले कपड़े भी नहीं थे, ना ही वो जूते थे जिनको पहन के आप बर्फ में चलते हैं। जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए बॉर्डर से लेके बाकी देश के साथ, वो कनेक्टिविटी नहीं थी, वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बाकी देश के बीच में केवल घाटियां थी और बड़े बड़े पथरीले और नुकीले पहाड़ थे। अब स्थिति बहुत बदल गई है। 2014 के बाद से तो वहां पे सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, हवाई पट्टियां बन गई हैं। अब अगर चाइना हम पे अटैक करता है तो कुछ ही घंटों में हम हजारों की तादाद में अपने सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचा सकते हैं। हमारे हवाई जहाज पहुंच सकते हैं, हमारे हथियार पहुंच सकते हैं, राशन पहुंच सकता है, सब कुछ पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब हमने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। सड़कें ही सड़कें बना दी हैं, ब्रिजेस ही ब्रिजेस बना दिए हैं, हवाई पट्टियां बना दी हैं। उस समय कुछ नहीं था। जो उनकी पोस्ट पे हथियार राशन मौजूद था उसी से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। और हमारे राजनेताओं ने आंखों पे अपनी पट्टी बांधी हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय नारा लगाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। यहां हम तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे और उधर चाइना ने हम पर पूरी तैयारी के साथ आक्रमण कर दिया। चाइना के सैनिकों के पास आधुनिकतम हथियार थे, ऑटोमेटिक वेपन्स थे उनके पास। उनके जो सैनिक थे उनके पास बर्फ में पहनने वाले पूरे कपड़े थे, गरम जूते थे स्पेशल टाइप के जिनको पहन के बर्फ में चला जाता है, गॉगल्स थी, हेलमेट्स था, सब कुछ था। हमारे सैनिकों के पास कुछ नहीं था। ये एक तरफा युद्ध हुआ था, तो इसको हारने के कई कारण थे इसके पीछे, ऐसे ही नहीं हारते थे। लेकिन फिर भी इसके बीच में जो हमारे सैनिकों ने किया वो आप सबको या तो पता होगा, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। ये हर एक देशवासी को, खास तौर पे जो इस देश के युवा हैं, उनको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं 13 कुमाऊं रेजिमेंट पे। अभी जैसे मैंने बताया था, कमांडिंग ऑफिसर एचएस ढींगरा ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट को कमांड कर रहे थे। हर इन्फेंट्री बटालियन में 4 कंपनी होती है। इसमें जो सी कंपनी थी उसके कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह।
उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है वो बताते हैं कि उनका जवानों के साथ बहुत अच्छा मतलब तालमेल था, संबंध थे। ज्यादातर उनका समय जो था वो अपने कंपनी के जवानों के साथ ही बीतता था। वो हर जवान को पर्सनली जानते थे, समझते थे, परिवार में उसके क्या परिस्थितियां हैं, क्या परेशानियां, वो खुद क्या महसूस कर रहे हैं, वो सब उनको अच्छी तरह से पता होता था और उसके समाधान के लिए वो जो मतलब जरूरी होता था वो करते थे। यानी कि पूरी सी कंपनी एकजुट थी, हर जवान एक दूसरे पर अपने प्राण देने के लिए तैयार था। इसका श्रेय जाता था मेजर शैतान सिंह को। ये 11 नवंबर को जो संबोधन हुआ है उसके बाद 18 नवंबर को रात में, आधी रात 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये खबर मिलती है ये कि चाइना जो है अटैक कर सकता है रेजांगला माउंटेन पास से। रेजांग का मतलब होता है माउंटेन, ला का मतलब होता है पास, मतलब पहाड़ों के बीच में से रास्ता। इस तरफ गुरंग हिल थी, इस तरफ मगर हिल, और चुशुल सेक्टर से थोड़ी दूर पे ये पोस्ट थी रेजांगला। जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर को खबर मिलती है कि चाइना का वहां से अटैक हो सकता है, वो मेजर शैतान सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं तुम फौरन अपनी चार्ली कंपनी को लेकर रेजांगला पोस्ट पर पहुंच जाओ और उनको अंदर आने से रोको, चाइना के सैनिकों को। ये जो माउंटेन पास है ये कोई 19 किलोमीटर लंबा है, चाइना की तरफ जाता है और इसकी चौड़ाई है 2 किलोमीटर। सी कंपनी ने, चार्ली कंपनी ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में वहां पर मोर्चा संभाल लिया। जैसा कि पता था वैसा ही हुआ, चाइना ने वहां से अटैक कर दिया और चाइना की सेना अंदर आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने लगी। इधर हर कंपनी में करीब 120 जवान होते हैं, तो चार्ली कंपनी के 120 जवानों ने भी डट कर मुकाबला शुरू कर दिया और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। बताते हैं कि हमारे 120 सैनिकों ने चाइना के कम से कम नहीं तो 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसमें हमारे 110 जवान शहीद हो गए। 6 को चाइना ने कैप्चर करके प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। 4 में से जो बचे 4, उनमें से 2 बेहोश हो गए और 2 होश में थे, 2 तो बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो गए और बचे कमांडिंग ऑफिसर, उस कंपनी के कमांडर मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह बुरी तरह से जख्मी थे, बहुत गोलियां लगी थी, लेकिन ज्यादातर गोलियां उनको पेट में लगी थी। उनको भयंकर दर्द हो रहा था। उनका जो साथी, उसने जो बच गया था, उसने बाद में बताया था कि मेजर साहब ने मुझसे कहा कि तुम मेरी बेल्ट खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोला जैसे ही मैंने बेल्ट खोलने की कोशिश की, उनकी सारी अंतड़ियां बाहर आने लगी। बोले मैंने बेल्ट फिर से बंद कर दी, क्योंकि अगर मैं बेल्ट खोलता तो सारी अंतड़ियां, इंटेस्टाइन्स उनकी बाहर निकल के गिर पड़ती। बोले हम दोनों जवानों ने उनसे कहा कि साहब हम आपको नीचे ले चलते हैं, वहां पे आपका इलाज हो जाएगा। बोले उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे दुनिया की अब कोई ताकत नहीं बचा सकती, कोई डॉक्टर नहीं है जो मुझे बचा सके, मेरी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों यहां से जल्दी से निकल जाओ। जब दोनों जवानों ने मना किया कि नहीं हम आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे, तब मेजर शैतान सिंह ने उनसे कहा कि नहीं, तुम्हारा यहां से बचकर जाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से जाओ और बाकी देशवासियों को बताओ कि कैसे हमारे 110 सैनिकों ने, 120 सैनिकों ने चाइना के सैनिकों का सामना किया अपने पुराने हथियारों से, बिना भरपेट खाने के, बिना ठंड में पहनने वाले कपड़ों के, कैसे इन्होंने अपनी वीरता की लड़ाई लड़ी है। ये तुम जाकर सबको बताओ, मैं ये चाहता हूं। बर्फ गिरनी शुरू हो गई। चाइना, इस लड़ाई से चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक लगा और 18 नवंबर को ये रेजांगला में लड़ाई हुई है। 21 नवंबर को चाइना ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, भारत के साथ युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर दिया। 3 महीने तक बर्फ गिरती रही वहां पर। 3 महीने के बाद जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई, तब भारतीय सेना वहां पहुंची अपने सैनिकों की तलाश में। रेजांगला में बताते हैं कि वो जो सैनिक शहीद हो गए थे वो सब, ये कहते हैं कि बर्फ में आपका शरीर अकड़ के जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में रह जाता है। तो जिस पोजीशन में जो सिपाही लड़ाई कर रहा था, किसी के हाथ में टूटी हुई बट थी, किसी के हाथ में कुछ था, कोई खड़ा, कोई बैठा, कोई गिरा जख्मी, वो सब बर्फ में वैसे के वैसे ही दफन हो गए थे। मेजर शैतान सिंह भी एक पत्थर पे टिके हुए थे, उनके हाथों में उनकी बंदूक थी और उसपे उनकी जकड़ वैसी की वैसी बनी हुई थी। इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ रेजांगला।
मेजर शैतान सिंह को इस युद्ध के लिए परमवीर चक्र दिया गया। आइए हम इन वीर सपूतों के लिए शत शत नमन करते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।